तो वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस आज दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल का गवाह बनने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दो बेहद अहम वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बैठक दुनिया के दो सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों की दशा और दिशा तय कर सकती है। ट्रंप की पहली और सबसे अहम मुलाकात इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं की यह 8वीं आमने सामने की बैठक है। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता ईरान से जुड़े सुरक्षा मुद्दे हैं। इस बैठक में ईरान के खतरे, लेबनान, साथ चल रही सीजफायर बातचीत और ऐतिहासिक अब्राहिम समझौते को आगे बढ़ाने पर मुख्य फोकस रहेगा। इजराइल का लक्ष्य अपनी सुरक्षा मजबूत करना और मिडिल ईस्ट में शांति का दायरा बढ़ाना है। तो वहीं ट्रंप की दूसरी बड़ी परीक्षा यूक्रेन संकट को लेकर होगी। डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी बातचीत का केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में है। ट्रंप लगातार दावा करते हैं कि वे इस युद्ध को तुरंत रुकवा सकते हैं और आज जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इन दोनों हाई प्रोफाइल मुलाकातों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ट्रंप मध्य पूर्व में शांति ला पाएंगे और क्या यूक्रेन युद्ध का अंत होगा? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज की इन बैठकों की तस्वीर को हम साफ तौर पर समझने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीरें भी साफ होंगी जब मुलाकातें यहाँ पर खत्म होंगी और इसके बाद परिणाम निकलकर सामने आएगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर ट्रंप का कहना है कि मेरे पास बहुत समय है। उनका पूरा तटीय इलाका बर्बाद हो चुका है, लेकिन जल डमरू मध्य स्ट्रेट की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, वे खुद बात करना चाहते थे। उनके लोगों ने कहा कृपया हमला मत कीजिए, कल रात नहीं, उससे पिछली रात नहीं, 2 रात पहले भी नहीं, ऐसा मत कीजिए क्योंकि हमारी बातचीत अच्छी चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने की अच्छी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं होता तो हम वही करेंगे जो हम 2 दिन पहले कर रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका की ईरान के साथ बात चल रही है, ये दावा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि फिलहाल अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तुर्की को अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान बेचने का विरोध किया था। ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि हमें क्या बेचना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने तुर्की को अपना बेहतरीन सहयोगी भी बताया। ट्रंप के इन बयानों से साफ है कि वे इजराइल और तुर्की दोनों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों के साथ तो करीबी रिश्ते अपने बनाए रखना चाहते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन आज जो व्हाइट हाउस में बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या इससे निकलकर सामने आता है ईरान के लिए, क्या इससे निकलकर सामने आता है रूस यूक्रेन के लिए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ यहाँ पर अमेरिका को खुद को भी बचाना है, ईरान के साथ जो लगातार उनका युद्ध जारी है, क्योंकि अपनी जनता को भी शांत रखने का काम करना है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी के साथ नेतन्याहू को भी खुश रखना है। दूसरी तरफ वो खुद को शांति दूत कहते हैं, तो रूस यूक्रेन को लेकर क्या बात होगी, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। और साथ ही डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी लाइफ टाइम्स पर। मलिक सर, आपका रुख मैं करना चाहूंगी सबसे पहले। जिस तरीके के हालात बने उसके बाद एक ही दिन में 2 महत्वपूर्ण बैठकें, दिन एक ही चुना गया है। यहीं पर जेलेंस्की से भी बैठक होगी, यहीं पर नेतन्याहू से भी बैठक होगी। एक ही दिन का ये चुनाव, सबसे पहले ये बताइए कि इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है कि एक ही दिन दोनों दिग्गजों के साथ बैठक डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है? जी पिंकी जी, नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। अजिताभ सर को भी नमस्कार। पिंकी जी, देखिए, ये जो बैठकें चल रही हैं, निश्चित रूप से ये चीजें आगे आने वाले वक्त में इनका अहम रोल दिखेगा। इनसे जो डिसीजंस आएंगे उनका असर दिखेगा। देखिए, यूक्रेन की कहानी दूसरी है। वो कहानी ये है कि यूक्रेन ने जो ईरान पर अभी अटैक किया है, ईरान की शिपमेंट पर, और ये कहा कि उसमें हथियार जा रहे थे, और ये दूसरा ब्लेम ये दिया कि रशिया से उनको मदद मिल रही है। तो इसका ये है कि यूक्रेन क्योंकि पहले से चाहता है कि अमेरिका उसको हथियार दे, पेटेड मिसाइल्स दे, और उसके जो टॉमहॉक मिसाइल्स है वो दे। इन्होंने यानी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए ये भी कहा कि हम अपने यहाँ भी बना सकते हैं। हालांकि वो तो दूर की कड़ी है, बनाने के लिए फैसिलिटी क्रिएट के लिए वर्षों लगते हैं। उसमें 5-6 साल का उन्होंने टाइम ले लिया, तब तक यूक्रेन युद्ध कहाँ रहने वाला है।
तो अमेरिका के साथ जो बातचीत है, अमेरिका से वो मैक्सिमम अपना हथियार लेना चाहता है, अपना सपोर्ट कंटिन्यू करना चाहता है। और अमेरिका के भी फेवर, अमेरिका नहीं चाहेगा कि अभी फिलहाल यूक्रेन अमेरिका रूस युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि जैसे ही बंद होगा कि उसको डर है कि कहीं रशिया का ध्यान ईरान की तरफ ज्यादा ना बढ़ जाए, उसकी सपोर्ट ज्यादा ना बढ़ जाए, ऑक्सीजन जो रशिया से जाती है ईरान को वो ज्यादा ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये युद्ध यूक्रेन और रूस का भी जारी रहेगा। इसमें क्या बातचीत होगी क्या नहीं होगी इसको अभी पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ चीजें क्लैरिटी होगी तो फिर उसके बाद लिंक कर पाएंगे। अब आते हैं ईरान की तरफ। देखिए ईरान इजराइल के साथ जो बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा कि देखिए मैं F-35 तुर्की को दूंगा। वो पहले भी इंटरेस्टेड थे उनको बेचने के लिए, लेकिन किन्हीं बात पर क्योंकि तुर्की का उनका मतभेद होगा, हालांकि दोनों नेटो के देश है, तो उस मतभेद के आधार पर उन्होंने उस डील को फिलहाल रोक दिया था। ये 2 साल पुरानी बात है। तब से तुर्की की कोशिश है कि वो F-35 ले ले। हालांकि इसमें ये उनको ये विदित है कि इस टाइम तुर्की का स्टैंड, तुर्की हालांकि इजराइल को मान्यता देता है लेकिन उनका स्टैंड इजराइल के खिलाफ है। बात आती है अब ईरान के ऊपर। अब ईरान के साथ जो चल रहा है, ये जो बातचीत उनकी इस टाइम चल रही है नेतन्याहू साहब और अपने ट्रंप साहब की, इसमें जो डिसीजन लिया है इसका मेन मुद्दा इस मैटर का ईरान ही होगा। और ये जो पॉज जो 2-3 दिन से जो अटैक रुके हुए हैं, क्या ये, हालांकि ईरान की तरफ से अटैक बीच बीच में हो रहे हैं, तो इस जो पॉज है ये एक टेक्टिकल पॉज के यूज में इस्तेमाल किया जाएगा, पहले भी किया जाता रहा है। इस दौरान वो अपने टारगेट की एक तरह से रीअलाइनमेंट करेंगे, टारगेट का फ्रेश एक्विजिशन होगा और प्रायोरिटीज होगी। अगर ईरान नहीं मानता तो निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि इस पर अटैक आएगा, एक फ्रेश जो बराज ऑफ अटैक है वो उसमें शामिल हो, मैं ऐसा समझता हूं कि अमेरिका की तरफ से होगा। क्योंकि ईरान का एक चीज और देखिए कि मेरा ऐसा असेसमेंट है पिंकी जी, ईरान पूरी तरह से अभी भी लगा हुआ है अपने न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम के ऊपर, अभी भी लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप इस ऑपरेशन से वगैरह, क्योंकि उसकी जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और इसमें किस किस देशों का है, शायद नॉर्थ कोरिया, चाइना, अच्छी तरह से उनको सहयोग मिल भी रहा है, सभी तरह से मिल रहा है। लेकिन जो ईरान ने ये ओवर एस्टिमेशन खुद का, अंडर एस्टिमेशन अपोनेंट का किया है, वो उसको भरना पड़ रहा है। आगे भी जितने अटैक आएंगे मुझे नहीं लगता कि अभी ये रुकेंगे, ये बीच में रुकेंगे चलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आपकी चलती रहेगी। ग्राफ का जो ऊपर साइनसॉइडल नेचर है वो अभी चलता रहेगा। जी पिंकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये जो ग्राफ अभी ऊपर नीचे जा रहा है ये अभी आने वाले वक्त में भी ऐसा ही नजर आने वाला है। भले ही ये जो एक पोज लिया गया है इससे उम्मीदें बेशक से ये जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि शांति वार्ता कहीं से शुरू हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं कि ईरान तो बातचीत करना चाहता है और ईरान बातचीत करेगा भी, लेकिन ईरान इसको झुठला रहा है बार बार। ये दोबारा से एक सेम साइकिल, सेम पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है। अजिताभ सर, रुख आपका करना चाहूंगी मैं। महत्वपूर्ण बैठकें हैं आज और 2 बैठकें बैक टू बैक हो रही हैं और बड़ी रणनीति ये बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक अपने आप को शांति दूत भी कहते हैं, दूसरा अपने आप को मजबूती के साथ पेश भी करते हैं कि सारी कंट्रीज मेरे नीचे हैं, आई एम द बॉस है। तो वो एक ताकत भी उनको दिखानी है ईरान को झुकाना भी है। दूसरी तरफ वो ये दावा भी करते हैं कि मैं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी भी रोक सकता हूं, हालांकि अभी तक वो ये ऐसा कर नहीं पाए हैं। तो ये जो 2 इमेज वो अपनी सेट कर रहे हैं और दोनों ही इमेज को लेकर आज ये बैठक हो रही है महत्वपूर्ण, तो कौन सी पार कर पाएंगे अपनी इमेज को लेकर वो? देखिए पिंकी जी, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये संयोग है कि आज दोनों यूक्रेन के राष्ट्रपति और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं। उसके पीछे मेन मुझे लगता है कि जो एक पूर्व सीनेटर हैं वहां के, लिंडसे ग्राहम, उनकी आज अंत्येष्टि है और ये रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर थे और इजराइल के बहुत ही प्रिय थे और यूक्रेन को भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो लिंडसे ग्राहम की अंत्येष्टि में भी दोनों लीडर शामिल होंगे और ऑब्वियसली साथ साथ इनकी व्हाइट हाउस में बातचीत है। इसलिए ये संयोग बना है कि दोनों लीडर आज व्हाइट हाउस में अमेरिका पहुंच रहे हैं। वाशिंगटन में अंत्येष्टि में ये लोग जाएंगे, वो भी आज ही जैसी खबरें हैं कि होंगे। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के डायलॉग की बात है तो मुझे शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें बार बार वो गब्बर कहता है ये बहुत याराना लगता है, दोस्ताना लगता है। राष्ट्रपति ट्रंप कह तो रहे हैं कि बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुश्मनी वाली बातचीत से भी आगे अब बढ़ रही है, क्योंकि दोनों लीडर, चाहे वो आप नेतन्याहू की बात करें या जेलेंस्की की बात करें, दोनों ये चाहेंगे कि राष्ट्रपति जो एक तरह से निकल जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, फिर लपेटे में आ जाते हैं, उन दोनों की कोशिश होगी राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से कन्विंस किया जाए
कि ईरान बहुत बड़ा शत्रु है, रूस सबसे बड़ा शत्रु है, इन दोनों के अगेंस्ट में लड़ाई जारी रहनी चाहिए और उस लड़ाई के लिए अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को और यूक्रेन को जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बीच में राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े छटपटाते दिख रहे हैं। एक तरफ उनको युद्ध से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ वो जो बैलेंसिंग है, चाहे वो घर की बात करें, डोमेस्टिक भी उनके प्रेशर इतने ज्यादा हैं और उनके हथियार कम हो रहे हैं, उनकी पैसे खर्च हो रही है युद्ध में बहुत ज्यादा, यूक्रेन को भी सपोर्ट पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, ना इजराइल को कर पा रहे हैं। ईरान इधर उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत कोई डायरेक्ट तो होती दिख नहीं रही है अभी तक, कहने को राष्ट्रपति ट्रंप जो कह लें, लेकिन बातचीत ओमान और ईरान की बातचीत हॉर्मुज को लेके चल रही है। दूसरी तरफ जो कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट हो रही है। ईरान अब कभी भी डायरेक्ट राष्ट्रपति ट्रंप से बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भरोसे की कमी है। उसको चाहिए एक मध्यस्थ चाहिए जो कम से कम कल को ये कह सके कि हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पे थे और किसी बात से मुकरने की उनकी आदत है। पलटने की राष्ट्रपति ट्रंप की पुरानी आदत है और अब वो ज्यादा बढ़ती दिख रही है। मुद्दे की आपने बात की, निश्चित रूप से आज इजराइल के कई मुद्दे हैं, ये बहुत अहम होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कई ऐसे नए उन्होंने साक्ष्य लेके गए हैं जो ये प्रूव करना चाहेंगे कि ईरान अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को, अपने परमाणु प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ा रहा है और इससे वो कन्विंस करना चाहेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को कि युद्ध में और ज्यादा सपोर्ट करें और लड़ाई आगे बढ़ाएं। सेम अप्लाइज टू जेलेंस्की ऑल्सो, वो भी कह रहे हैं एक तरफ कि ईरान को रूस सपोर्ट कर रहा है, अब वहां ईरान के अगेंस्ट में एक तरह से कैस्पियन सागर में भी मोर्चा खोल लिया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका कहिए फंस गए हैं और दोनों जो नेता हैं यूक्रेन के और इजराइल के, वो उनको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं, ईरान उनको मौका नहीं दे रहा है। तो बड़ी कैच 22 वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और इसी बीच जो है ईरान ने हॉर्मुज पर जो संकट लगातार गहरा रहा है, उसको देखते हुए सऊदी अरब और ओमान से जो बात की है, कैसा सहयोग मिलेगा, क्या कोई समाधान ये निकाल पाएंगे, थोड़ी सी राहत को लेकर ही अगर बात कर ली जाए तो क्या ऐसी होती नजर आएगी ईरान के लिए। तो मिडल ईस्ट में जो तनाव इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में 2 बड़ी बैठकें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इन बैठकों के नतीजे क्या निकल कर आएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है, इसके नतीजों पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले मलिक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक अपडेट सामने आया है, रॉयटर्स के एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में 3 में से 1 व्यक्ति ने समर्थन दिया है कि चलिए ठीक है, अमेरिका इजराइल जो ईरान पर कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर 3 में से 1 व्यक्ति ने इसका समर्थन किया है, बाकी 2 ने नहीं किया है। अब आधी जनता वहां पर यह पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम ये तो बताएं कि आखिरकार ईरान पर इस तरह की कार्रवाई का मकसद क्या है। मकसद ही जनता को नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का इस कार्रवाई को लेकर मकसद क्या है, इसको तो स्पष्ट करे कम से कम। पिंकी जी देखिए, ये लड़ाई जब से शुरू हुई है 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका का मकसद साफ है, अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को हर हालत में बचाए रखना। जो चीज सामने दिखती हैं, कई बार उसके पीछे जो एक्शन चल रहे होते हैं उनसे चीजें हमको डॉट्स निकालने पड़ते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। मैं एक बार दोहरा दूं, हालांकि अपनी बातचीत में मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं, क्योंकि मेरा एनालिसिस आज भी नहीं बदला है। मैं ये कहता हूं पिंकी जी, देखिए क्या है कि आप 1.5 साल पहले चले जाइए, जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ वार शुरू किया था, पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की इकोनॉमिकली, और पूरी दुनिया इकोनॉमी के दम पे तो जिंदा है। हर आदमी इकोनॉमी के लिए तो लड़ रहा है। मिलिट्री युद्ध, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये बड़ा लार्ज स्केल के युद्ध है, ये सारे के सारे इकोनॉमी की सेफगार्ड करने के लिए किए जाते हैं। अब आते हैं कि क्यों, देखिए 3-4 चीज मेन मुद्दा सब पे लगाया उन्होंने, सब पे उन्होंने धाव चलाई, सब पे धमकी दी। कुछ देश बैकआउट कर गए, कुछ उनकी शर्तों को मान गए, लेकिन जैसे उन्होंने चाइना को छेड़ा, चाइना ने उनको उल्टा पुश कर दिया। अब चाइना से आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, मिलिट्री को ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो चाइना को आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे। और वैसे भी चाइना आपका इतने सालों से प्रतिद्वंदी बना हुआ है, नंबर 2 की इकोनॉमी है, $20 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहा है। तो ऐसे में चाइना हर
जगह पे थ्रेट है। सी पर उसका ऑलमोस्ट सी जो ट्रेड है, इतना बड़ा डोमिनेंस चाइना का इस टाइम है, पूरी चाइना की कंपनी का डोमिनेंस है। इंश्योरेंस सेक्टर देख लीजिए। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी पकड़ को कमजोर कर रही थी अमेरिका की। दूसरी तरफ से वेनेजुएला का जो व्यापार हो रहा था, चाइना ने उसको बार्टर के बेसिस पे लिटरली शुरू कर दिया और अपनी लोकल करेंसी भी शुरू कर दिया। उसके अलावा आप दूसरा देख लीजिए, एक और देखिए, आप 10 साल 12 साल पीछे चले जाइए, क्या लीबिया पर किस लिए अटैक हुआ? क्योंकि वो एक लोकल अफ्रीकन करेंसी गोल्ड में शायद शुरू करना चाहते थे, जो विद इन फ्यू कंट्रीज के अंदर वो व्यापार के लिए अब लाना चाहते थे, तो उसको बर्बाद कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जब चाइना मिलिट्रीली आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता, आप डायरेक्ट एक्शन ले ही नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट रिसोर्स एक्शन पे आप रिजोर्ट करते हो। इनडायरेक्ट एक्शन ये हुआ कि जो आपको अपने पड़ोस से जो था उनके राष्ट्रपति को आपने उठा लिया, राष्ट्रपति को उठा लिया तो वहां से अपने तेल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से उन्होंने देखा कि इजराइल का तो अस्तित्व का क्वेश्चन है, इजराइल अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है सैंक्शन के मद्देनजर जो 90% एक्सपोर्ट था एनर्जी रिसोर्सेज का ईरान का, वो सारा चाइना को जा रहा था, ओनली ईरान से। तो उसने सोचा कि इसको ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक करने के बाद एक तरह से चाइना पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा निश्चित में पड़ेगा। हालांकि चाइना ने अपने रास्ते ओपन करके रखे हैं, रिजर्व उनका बहुत ज्यादा है, तो चाइना इस पर 2 कदम आगे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मलिक सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ जी सॉरी, बिल्कुल मलिक सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम लोगों को अब ईरान की जो सिचुएशन बदल रही है, जो कंडीशंस बदल रही हैं, उसको भी देखना होगा। अजिताभ सर, अगर बात कर ली जाए, जो ब्रेक से पहले भी मेरा एक सवाल था कि यहाँ पर अब ईरान के विदेश मंत्री अरागची कह रहे हैं ओमान से और साथ ही साथ सऊदी अरब से कि हमें मिलकर हॉर्मोज पर काम करने की ज़रूरत है, हमें मिलकर हालातों को संभालने की ज़रूरत है। अब ईरान ये कह रहा है, तो देखिए अब यानी कि ईरान को दूसरी कंट्रीज़ की सपोर्ट की नीड जो है वो पड़ने लगी है। जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि ईरान की सिचुएशन अब जो है वो थोड़ी डाउन होती जा रही है और लगातार यही सिलसिला जो है ईरान का देखा जाएगा कि युद्ध की क्षमता भी अब कम होती चली जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो पिछले 2-3 दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि ओमान एक इनिशिएटिव लेके जितने भी गल्फ के कंट्रीज हैं उनसे बातचीत कर रहा है, और अभी रॉयटर्स की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पिंकी जी कि ओमान ने एक ज्वाइंट हॉर्मुज को मैनेज करने का प्रपोजल दिया है। ये मलक्का स्ट्रेट की तरह है कि ज्वाइंटली ये लोग संयुक्त रूप से ओमान और ईरान इसको कहा हॉर्मुज को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, और उसमें जो पर्यावरण के लिए जो खर्चा आएगा, जो वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खर्चा आएगा, उसको वॉलंटरली ये लोग ही कंट्रीब्यूट करें। ये नया प्रपोजल है, मुझे लगता है एक ये अच्छा प्रपोजल है। और देखिए अभी हॉर्मुज पे ही पूरी दुनिया का फोकस, राष्ट्रपति ट्रंप का फोकस हर किसी का है। तो ये एक इनिशिएटिव जो क्षेत्रीय देशों ने ली है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर ईरान इसको मान ले, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर वो थोड़ा लचीला रुख अपनाए तो ये वर्केबल सॉल्यूशन है और इससे आगे बात बढ़ सकती है। परमाणु के मुद्दे पे राष्ट्रपति ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं, एक तरफ सऊदी को लॉलीपॉप कभी दिखा देते हैं, कभी ईरान पे डंडे बरसा देते हैं, मुझे लगता है थोड़ा लचीलापन निकाल के अगर चलें तो सॉल्यूशन दिख रहा है। बिल्कुल, उस लचीलेपन के लिए तो सर मानसिकता में बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। IRGC की जो मानसिकता है उसको बदलना बेहद ज़रूरी है, वो संभव होता नज़र नहीं आ रहा है, और इसलिए ये लचीलापन जो है वो नज़र नहीं आता है कितनी जल्दी आ पाएगा, क्योंकि ईगो फाइट भी है दोनों के बीच में यहाँ पर। लेकिन फिलहाल एक मुझे ऐसा लगता है कि जो बैठकें हो रही हैं, इस बैठकों के बाद शायद कोई टर्निंग पॉइंट जो है वो देखा जा सके, यहाँ पर कुछ बदलाव जो है वो हालातों में देखा जा सके।